चलो बेटा आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने एल्गी पढ़ी, ब्रायोफाइट पढ़े, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। और जब ये प्लांट हमने पढ़े प्लांट किंगडम में तो हमने इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिस्कस की और इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्लासिफिकेशन है। जितना हम डिटेल में इनको पढ़ सकते थे उतना हमने इनको अच्छे से प्लांट किंगडम में डिस्कस किया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म के बाद जो स्टेबल और हायर प्लांट डेवलप हुए वो क्या थे, एंजियोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म थे यानी कि ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर्ड आ गए थे, और कवर्ड सीड कैसे, फ्रूट वाले प्लांट जिनमें फ्रूट आने लगा था, सीड को कवर करने के लिए फ्रूट वाल आ गई थी, इन्हीं को हमने क्या बोला था, एंजियोस्पर्म। तो हमने पीछे प्लांट किंगडम में इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, जबकि ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले प्लांट हैं। इनको क्यों नहीं डिटेल में पढ़ा, क्योंकि अब हम इनको सेकंड यूनिट में सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई एंजियोस्पर्म कैसे दिखते हैं, आउटर अपीयरेंस कैसी है, यानी कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिखते हैं, लॉजी यानी कि स्टडी। तो एक चैप्टर में तो हम इन एंजियोस्पर्म की आउटर अपीयरेंस को स्टडी करेंगे, और इससे अगले चैप्टर में एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी, टोमी मींस कट करना, तो कट करके उसको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी देखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इसीलिए वहां पे प्लांट किंगडम में उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया था कि यहाँ पे सेपरेट चैप्टर में एंजियोस्पर्म में एक चैप्टर में तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इससे अगले में इसकी एनाटॉमी, और 12th के फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म का कंप्लीट डिटेल हम अब देखें तो सेपरेट चैप्टर में डाला गया है, इसीलिए प्लांट किंगडम में इनको डिस्कस नहीं किया गया था। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म को। तो अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पूरा एंजियोस्पर्म कैसे दिखते हैं उस पे फोकस रहेगा, आउटर अपीयरेंस कैसी है। तो आउटर अपीयरेंस यानी कि मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो जो एंजियोस्पर्म है वो, उनमें मेन पार्ट क्या है, उनमें रूट पाई जाती है, स्टेम, लीफ, ये तो हम देखेंगे। ये तो ट्राइडोफाइट में ही डिफरेंशिएशन हो गया था बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर भी बनते हैं, तो ये खास बात है। तो हम इनमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसी रूट होती हैं, कितने टाइप की होती है और कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं। फिर लीफ के बारे में भी जानेंगे और स्टेम के बारे में भी। और लास्ट में इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में जो हमारा मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा, फ्लावर पे, कि फ्लावर कहाँ से मॉडिफाई होके बना है। मतलब प्लांट के तीन मेन पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट, एक रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो फ्लावर जरूर किसी न किसी एक पार्ट से मॉडिफाई होके बना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शूट की मॉडिफिकेशन है, यानी कि स्टेम की जो ब्रांच होती है शूट, उसी से मॉडिफाई होके फ्लावर बना है। तो वो भी हम फ्लावर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब फ्लावर को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके पार्ट्स के बारे में और कुछ खास इनमें जैसे अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उनके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लांटों में जो फैमिली हम पढ़ते हैं वो ज्यादातर फ्लावर वाले करेक्टर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ ये तो वेजिटेटिव पार्ट है, और ये इन्वायरमेंट की वजह से अक्सर मॉडिफाई होते रहते हैं। मान लो आपने एक अमरूद का पौधा यहाँ पे लगाया, सेम उसी प्लांट को, सेम उसी वैरायटी को आपने कहीं दूर हैदराबाद जाके लगाया, तो इन्वायरमेंट में फर्क है। तो हो सकता है भले ही जेनेटिकली वो सिमिलर है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, उनके लीफ में, उनकी स्टेम में, उनकी रूट में, लेकिन उनके फ्लावर में कोई मॉडिफिकेशन इस तरह की या चेंज नजर नहीं आएगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वजह से भी, या इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से भी इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है
फ्लावर वाले स्ट्रक्चर में। तो अक्सर क्लासिफिकेशन में फ्लावर के कैरेक्टर्स का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो और क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटों में। तो लास्ट में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फ्लावर के बारे में अच्छे से पता होगा, तो हम अच्छे से प्लांटों की फैमिली पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि उनको फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर फार्मूला, फ्लावर डायग्राम, इन सब के आधार पे हम फैमिलीज को बांट देते हैं, मतलब अच्छे से याद रख पाएंगे। तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूट, स्टेम और लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में जो सीड होता है, जब वो जर्मिनेट करता है एम्ब्रियो, सीड के अंदर एक तो क्या मिलेगा भाई, एम्ब्रियो, और दूसरा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो क्या करता है, वो तो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये जैसे ही जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के बाद जो है एक प्लूम्यूल अराइज होती है और एक रेडिकल एम्ब्रियो से, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियो की जो एक्सिस है, उस एक्सिस का एक हिस्सा प्लूम्यूल है, दूसरा हिस्सा रेडिकल। और जो प्लूम्यूल है यही मॉडिफाई होके आगे चल के क्या डेवलप कर देता है, प्लांट की स्टेम। और रेडिकल आगे डेवलप होके क्या बना देता है, प्लांट की रूट को बना देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, जिसके हम देखेंगे रूट, लीफ और स्टेम मेन पार्ट है। और फ्लावर भी है, एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर भी आ जाता है, जो कि पीछे ना तो जिम्नोस्पर्म में ना ट्राइडोफाइट में आया था। तो ये फ्लावर वाला पार्ट है, ये भी स्टेम से या शूट से ही मॉडिफाई होके बनता है। तो इस तरह से जो है प्लांट के एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांटों में रूट की, तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लांट में रूट कहां से अराइज होती है, रेडिकल से। और ये रेडिकल कहां पे, जर्मिनेटिंग सीड का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसका एक हिस्सा रेडिकल होता है और एक हिस्सा प्लूम्यूल। तो रेडिकल से डेवलप होती है रूट। लेकिन हम देखते हैं जरूरी नहीं है, ओरिजिन के बेस पे ही अक्सर हम कहां से रूट ओरिजिन हुआ है, तो उसी के आधार पे हम रूट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसी रूट जो रेडिकल से अराइज हो, यानी कि प्लांटों की वो रूट जो रेडिकल से अराइज होती है उसको बोलते हैं टैप रूट। लेकिन ऐसी भी रूट होती है प्लांटों में अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से अराइज हो। कोई और हिस्सा क्या हो सकता है, कोई और हिस्सा आप देखोगे, मान लो ये प्लांट है, इसकी स्टेम का बेस है, तो बेस से अराइज हो जाए, रेडिकल से तो अराइज नहीं हुई। या फिर कोई प्लांट है और उसकी किसी ब्रांच से अराइज हो जाए रूट। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट जो है, प्लांट की जो रूट अगर रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से अराइज हो जाए, हो सकता है किसी लीफ से अराइज हो जाए रूट, हो सकता है किसी स्टेम के बेस से अराइज हो जाए, हो सकता है किसी प्लांट की जो ब्रांच है वहां से अराइज हो जाए। तो ये सब की सब रूट जो अदर देन रेडिकल से अराइज हो, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और जो रेडिकल से अराइज हो तो वो कैसी होती हैं, टैप रूट। तो टैप रूट तो बहुत फेमस है भाई, अक्सर डाइकोट प्लांटों में पाई जाती हैं। आगे और भी डिस्कस करेंगे डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, तो आगे इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा। तो ये डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें टैप रूट पाई जाती हैं। कैसी होती हैं टैप रूट, ये स्टेम है तो स्टेम की, ये भाई
टैप रूट होती है जो रेडिकल से बनती है। अब प्लूम्यूल से तो स्टेम बन जाएगी, रेडिकल से क्या बन जाएगी, रूट। इसको हम कह देते हैं प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट से भी ब्रांचिंग अराइज होती है। तो ये हो जाएगी, ये तो पहले तो क्या थी, प्राइमरी रूट, और इसकी ब्रांच क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी रूट। और ब्रांच की भी फर्दर और ब्रांचिंग आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, टर्सरी रूट। तो इस तरह से पूरी ब्रांचिंग मिलती है, पूरा रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये होती है भाई टैप रूट, जिसमें वो बढ़ जाती है। मेन तो क्या होती है टैप रूट में, प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट की ब्रांच क्या होंगी, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी की ब्रांच क्या होंगी, टर्सरी। तो इस तरह से जो है टैप रूट पाई जाती है, जो रेडिकल से अराइज होती हैं। लेकिन रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से हो, स्टेम की बेस हो, लीफ से अराइज हो सकती हैं, या किसी स्टेम की ब्रांच होती है वहां से अराइज हो सकती हैं, या किसी, हम कह सकते हैं प्लांट के रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से अराइज हो, वो क्या कहलाएंगी, एडवेंटिशियस रूट। जैसे है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि शुगर केन के अंदर ही या फिर सोरगम के अंदर हम देखते हैं, ज्वार बाजरा जो होता है उसमें जो स्टेम होती है, स्टेम का जो बेस होता है, उसी बेस से कुछ रूट अराइज होती हैं जो पूरी लंबी स्टेम को सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे हम टेंट लगाते हैं ना, ऐसे ही सपोर्ट के लिए, तो ऐसे ही ये सपोर्ट के लिए रूट अराइज होती हैं, लंबी सी स्टेम को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन ये कहाँ से अराइज हुई है ये रूट, ये स्टेम के बेस से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। तो ये किसी रेडिकल से अराइज नहीं हुई है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि ये तो भाई एडवेंटिशियस रूट है। यस। अब एडवेंटिशियस रूट में आप देखोगे कि जो बनियन ट्री है, फिकस बेंगलेंसिस, उसकी जो ब्रांच होती है वहां से भी कुछ रूट अराइज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, बरगद की डाढ़ी होती है, वो दाढ़ी नहीं है, वो रूट अराइज होती है। ये रूट क्या होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, हवा में से भी नमी सोखती रहती हैं। इनमें वेलामेंट टिश्यू होता है जो हवा में से भी नमी को सोखता रहता है। तो प्लांट में जो है नमी सोख के ये रूट प्रोवाइड करती है वाटर मिनरल। तो इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। फिर यही रूट जब जाके जमीन में अंदर पेनिट्रेट करती हैं और उनका जो है बिल्कुल तने की तरह ये ग्रोथ करती हैं। एक ऐसा भी बनियन ट्री है बंगाल में, बॉटनिकल गार्डन में, जो कई एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है पूरा फॉरेस्ट है। तो बहुत सारी जो है ये रूट अराइज हुई है ब्रांचेज से, और इनका जो है सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ये बिल्कुल तने जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह की जो रूट होती है बनियन ट्री में, इनको बोलते हैं प्रोप रूट। तो ये सब क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। इवन आप अगर व्हीट या राइस की बात करें, तो इनमें भी जब आप देखोगे शुरुआत में जब सीड जर्मिनेट करता है व्हीट या राइस में, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस अराइज होती है, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल अराइज होता है। और हम जानते हैं प्लूम्यूल से तो व्हीट की स्टेम बनती है, और शुरुआत में इस स्टेम के पास ज्यादा जो है ग्रीन लीफ नहीं होते, छोटे मोटे जो है लीफ होते हैं बस, स्मॉल लीफ। तो शुरुआत में तो इनकी जो है रेडिकल से टैप रूट बनती है शुरू के कुछ दिन तक। इस दौरान सीड के पास खाना बचा रहता है, तो उसी खाने से इस प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद, आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे टैप रूट आई थी रेडिकल से, ये खत्म हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है। और डीजनरेट करने के बाद
जो यहाँ पे स्टेम का बेस है, यहाँ से फाइबर जैसी रूट अराइज होती है। ध्यान रहे, अब कहाँ से अराइज हो रही है? स्टेम के बेस से, ना कि रेडिकल से। देखो कुछ दिन तो टेप रूट रही, जब तक खाना मिला सीड से तब तक वो रूट काम करती रहेगी, क्योंकि अभी प्लांट फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं कर रहा है। लेकिन खाना खत्म हो गया है, वो टैप रूट भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में तब तक क्या है, प्लांट के लीफ जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, ग्रीन होने लगता है ये प्लांट। तो इसी दौरान जो है स्टेम के बेस से कुछ रूट अराइज होती है पूरे गुच्छे में, और इन रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो ये रूट आपको कहाँ मिलेगी? व्हीट और राइस में मिलेगी। और टेक्निकली देखें तो फाइब्रस रूट भी क्या होती हैं? एडवेंटिशियस टाइप की होती है, क्योंकि ये भी रेडिकल से अराइज नहीं हुई है। तो सोचने वाली बात है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। टैप रूट क्लियर हो गई, एडवेंटिशियस क्लियर हो गई, तो पढ़ने में हम तीन तरह की रूट पढ़ लेते हैं: टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो फाइब्रस रूट है वो किसका पार्ट है? एडवेंटिशियस का ही पार्ट है। अक्सर हम गेहूं में या राइस में फाइब्रस रूट ही देखते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए शुरुआत में गेहूं में, व्हीट में, जो क्या व्हीट में या राइस में क्या होता है, शुरुआत में टैप रूट आती है, और वो डिजनरेट होने के बाद स्टेम के बेस से कुछ फाइब्रस रूट का बंच राइज होता है, जिनको हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। तो टेक्निकली देखें तो दो ही तरह की रूट होती हैं ऐसी, जो रेडिकल से राइज हो वो टैप रूट, जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी हिस्से से अराइज हो वो क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो हम थोड़ा सा टैप रूट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन पाई जाती हैं। टैप रूट टिपिकली कहाँ मिलती हैं? डाइकोट प्लांटों में। और ज्यादातर एडवेंटिशियस रूट जो है ये आपको मिलती है मोनोकोट प्लांट में। लेकिन जरूरी नहीं है कि एडवेंटिशियस हमेशा मोनोकोट प्लांट्स में ही पाई जाए। ऑफ कोर्स ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर भी मिल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टैप रूट की, तो टैप रूट कैसी होती है? तो हमने बताया कि ये रूट जो है इसमें तीन जोन पाए जाते हैं। जो स्टेम के बेस, जो ये मान लो क्या है, ऊपर स्टेम का बेस है, स्टेम के बेस के पास जो रूट मिलेगी वहां पे ही उस हिस्से में रूट हेयर पाए जाते हैं, और ये कुछ मैच्योर सेलों का बना होता है। तो ये जो जोन होता है रूट का, जो स्टेम के बेस के नजदीक होता है, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। फिर उसके बाद जो है ज्यादातर पोर्शन जो रूट का होता है लंबी लंबी सेलों का बना होता है, लंबा सा पोर्शन है रूट का, इस जोन को बोलते हैं इलोंगेशन जोन। इलोंगेटेड जोन है, इलोंगेटेड थोड़ा सा लंबा है, लंबी लंबी सेलें पाई जाती हैं यहाँ पे, ये एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। और बिल्कुल रूट के टिप पे अगर हम देखेंगे बहुत छोटी छोटी सेलें होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है रूट का, और बहुत तेजी से डिवाइड करने वाली सेलें होती हैं, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। तो इस जोन का नाम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। तो टेक्निकली देखें तो रूट के तीन जोन होते हैं टैप रूट के। टिप वाला हिस्से में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, आगे एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो ये जोन तो होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, और इस मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कप शेप की रूट कैप पाई जाती है। इसको बचाने के लिए क्या होता है, रूट में रूट कैप पाई जाती है।
और जो मैच्योरेशन जोन है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, रूट हेयर जोन, ये मैच्योरेशन जोन के अंदर पाया जाता है। तो पुराने क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उनमें पूछ लेते हैं कि बताओ भाई रूट हेयर जोन कौन से जोन में मिलता है। तो रूट हेयर जोन जो है मैच्योरेशन जोन में पाया जाता है, जबकि प्लांटों में मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए मेन है इलोंगेशन जोन, जबकि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर जोन जो कि मैच्योरेशन जोन के अंदर आता है। तो मेनली अगर हम देखें कि वाटर ज्यादातर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, रूट हेयर जोन से। रूट हेयर ऐसा करती हैं क्योंकि ये ओस्मोट्रोफ होती हैं। और इलोंगेशन जोन में यहाँ पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिवली दोनों तरीके से होता है, तो यहाँ पे उनके चैनल हैं इस जोन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एरिया रूट का यही बनाता है। तो मिनरल की एब्जॉर्प्शन ऐसी बात नहीं कि मैच्योरेशन जोन से मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, होते हैं, लेकिन मेन मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, इलोंगेशन जोन से। और जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो प्रोटेक्टेड होता है रूट कैप से, और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेलें टिप से टूट के गिरती रहती हैं इस कप शेप के रूट कैप में। इसी को बोलते हैं रूट का क्वीसेंट सेंटर। क्वीसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, रेस्ट करने वाला। तो यहाँ पे कुछ टूटी फूटी मेरिस्टेमेटिक सेलें गिरी रहती हैं, फिलहाल तो ये कुछ काम की नहीं है, इसको रूट का क्वीसेंट सेंटर बोल देते हैं। लेकिन जब कभी ये एपिकल रूट का एपिकल पार्ट डैमेज हो जाता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेलों का टिप अगर डैमेज हो जाए, तब इसी का काम यही क्वीसेंट सेंटर करता है। इसकी जो टूटी फूटी बची कुची जो सेल थी, यही इनके काम को संभाल लेती हैं। तो इमरजेंसी में ये काम आती हैं खोटे सिक्के की तरह। तो ये तो था भाई किसका, टैप रूट का। जो किस तरह से टैप रूट के जोन पाए जाते हैं अलग अलग, वो अक्सर पढ़े जाते हैं। अब बात करते हैं भाई एडवेंटिशियस रूट। तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे टैप रूट के जोन हमने बता दिए, फिक्स एक स्ट्रक्चर होता है। ये प्राइमरी रूट होती है, इसकी ब्रांच निकल जाए वो सेकेंडरी, उनकी भी ब्रांच निकल जाए तो वो टर्सरी रूट कहलाती है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट का कोई खास फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ये रूट से जो है ये लीफ से भी अराइज होती हैं, स्टेम से भी अराइज हो सकती हैं। तो ये स्टेम के बेस से भी अराइज हो सकती हैं और स्टेम की ब्रांच से भी अराइज हो सकती हैं। तो इनका कोई खास फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो ये रूट है ये भी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे अगर हम टैप रूट की बात करें, तो टैप रूट जो है अक्सर फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होती हैं। कैसे भाई, जैसे अगर हम रेडिस की बात करें, मूली, उसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, यहाँ पे तो लीफ होते हैं, इस तरह से होती है। तो ऐसा शेप क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म। तो है तो ये टैप रूट, लेकिन कौन सी रूट है, फ्यूजीफॉर्म, रेडिस में मिलेगी। ऐसे ही टर्निप में इस तरह से रूट मॉडिफाई हो जाती है, उस इस तरह के शेप को बोलते हैं नेपीफॉर्म। तो इसको बोलते हैं नेपीफॉर्म रूट, फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हुई है, और ये टर्निप में मिलेगी। और ऐसे कोनिकल शेप की अगर आप देखोगे टैप रूट मिलेगी, तो ये आपको पता अच्छे से कैरेट में पाई जाती है, और इसको बोलते हैं कोनिकल रूट। तो ऐसे तो बहुत सारी रूट मिल जाएंगी जो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती है। तो कुछ एग्जांपल हम रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ टैप रूट ऐसी भी होती हैं जो ऑफ कोर्स ये प्राइमरी रूट है, लेकिन इसकी जो ब्रांच है वो जमीन से बाहर आ जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई,
जैसा कि हम जानते हैं कि भाई रूट तो अर्थ की तरफ मूवमेंट करती है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है। जियो का मतलब अर्थ, ट्रोपिक मतलब मूवमेंट, अर्थ की तरफ मूवमेंट करने वाली होती हैं। तो ये प्राइमरी रूट तो कर भी रही है, लेकिन इसकी सेकेंडरी रूट जो है, प्राइमरी की जो ब्रांच है, वो क्या कर रही है, वो तो जमीन से बाहर जा रही है, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक, या फिर आप कह सकते हो फोटोट्रोपिक, लाइट की तरफ जा रही है ये तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं, कुछ प्लांट जो है समुद्र के किनारे दलदल में पाए जाते हैं, मैनग्रूव्स जैसे प्लांट, मैनग्रूव्स। तो दलदल में अक्सर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहती है, और रूट को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है अपना फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो इसलिए रूट की ब्रांच जो होती है वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांटों में अडेप्टेशन आ जाती है, और जो उनकी ब्रांच है वो बाहर आ जाती है, बिल्कुल ऐसे नुकीले पार्ट जो है कुछ करीबन 1-1.5 फीट तक बाहर आ जाते हैं पानी से ऊपर, और इनमें ऐसे पोर बन जाते हैं, एयर पोर, और उन्हीं को बोलते हैं न्यूमेटेथोड्स। न्यूमो वर्ड एयर से जुड़ा होता है, और इन्हीं को हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन करने वाली रूट, रेस्पिरेटरी रूट। जैसे मैनग्रूव में राइजोफोरा बहुत कॉमन है, तो मैनग्रूव प्लांट राइजोफोरा में इस तरह की रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है, और ध्यान देना है ये टैप रूट की ही मॉडिफिकेशन है। तो कुछ एनसीईआरटी में ये दी गई थी, कुछ ये डिलीट भी कर दी गई हैं, तो कुछ फूड स्टोर करने के लिए होती हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मैनग्रूव राइजोफोरा के अंदर कुछ रूट जो है पानी से बाहर आ जाती हैं, अर्थ से जो है सोइल से ऊपर की तरफ नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं, जिनके जो है पोर पाए जाते हैं रूट में, जिनको न्यूमेटेथोड्स का नाम दिया जाता है, या फिर इनको रेस्पिरेटरी रूट भी बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाई होती है, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो है वो भी क्या है, फूड स्टोर करने के लिए ही मॉडिफाइड रूट के तौर पे मिलती है, लेकिन वो ऐसे गुच्छों में मिलती है। और आपको पता है टैप रूट तो गुच्छों में नहीं मिलेगी, वो तो सीधा एक ही मिलेगी, जैसे मूली है एक ही मिलेगी, इसकी सेकेंडरी ब्रांच टर्सरी ये तो मिल जाएंगी, लेकिन मेन फूड कहाँ मिलता है, प्राइमरी में, प्राइमरी रूट में। लेकिन शकरकंदी को हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी रूट ऐसे बंच में मिलती हैं, जो कि एक एडवेंटिशियस रूट का कैरेक्टर मिलता है। तो हम कहेंगे कि जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, फूड स्टोर करने के लिए एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो गई है। इसके अलावा कुछ एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं प्लांटों के अंदर, जो पैरासाइट प्लांट है उनमें पाई जाती हैं, जो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं। तो पैरासाइट प्लांटों में इस तरह की पेनिट्रेट करने वाली रूट को बोलते हैं होस्टोरिया। तो ये भी एडवेंटिशियस रूट है। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनकी रूट क्लाइंबिंग में मदद करती है, हुक की तरह अटैच हो जाती हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है, रेडिकल से नहीं बनी होती ये भी। तो क्लाइंबिंग रूट भी क्या है, वो भी एडवेंटिशियस रूट है। तो ऐसे देखे तो बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं, जो जरूरत पड़ने पे मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन ये कुछ फेमस पार्ट हैं जो अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। टैप रूट में फर्क पता होना चाहिए किस तरह की होती है, और वो किस तरह से एडवेंटिशियस रूट से डिफर करती है। और हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि फाइब्रस रूट जो व्हीट और राइस में पाई जाती हैं, ज्यादातर मोनोकोट प्लांटों में देखी जाती है, ग्रास वाली फैमिली में, वो फाइब्रस रूट भी
एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है। तो ये तो था भाई रूट। उसके बाद हम प्लांटों में क्या देखते हैं, लीफ के बारे में। तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। रूट वाला पोर्शन हल्का सा है, लीफ की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्लांटों में लीफ का अरेंजमेंट कहाँ मिलता है, स्टेम पे। स्टेम पे क्या पाई जाती है, नोड पाई जाती हैं ऐसे। तो ये क्या है, नोड। आगे हम स्टेम भी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ये सब क्या है, स्टेम पे नोड। और नोड के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। इंटर का मतलब बीच। तो हम अक्सर क्या देखेंगे कि जो लीफ होता है वो स्टेम की नोड पे पाया जाता है। तो अगर हम बात करें स्टेम की नोड पे डेवलप होता है, लीफ क्या करता है, स्टेम की नोड पे डेवलप होता है। लेकिन हमें भूलना नहीं है, लीफ हमेशा ओरिजिनेट कहां से होता है, ये जो स्टेम की एपिकल मेरिस्टम होती है, इसी एपिकल मेरिस्टम पे छोटा सा लीफ, लीफ प्राइमोर्डिया राइज होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लीफ का ओरिजिन, तो लीफ ओरिजिन कहां से होगा, एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान देना है। आगे एनाटॉमी में भी ध्यान देना है इस बात का कि लीफ का ओरिजिन तो एपिकल मेरिस्टम से होता है। लेकिन आप सोचोगे लीफ तो ये है, यहाँ पे है, ये तो ऐसा लग रहा है नोड से ओरिजिनेट हो रहे, नहीं। नोड पे तो डेवलप होते हैं, हर नोड पे पाए जाएंगे लीफ। अगर ये पूछा जाए स्टेम पे कहाँ डेवलप होते हैं लीफ, नोड पे। लेकिन उनका ओरिजिन कहां से हुआ, देखो ये जो सबसे नीचे वाला लीफ है ये सबसे ज्यादा मैच्योर और बड़ा लीफ है। तो आप देखोगे ये अराइज कहां से हुआ, ये भी एपिकल मेरिस्टम से। कैसे, कभी ये एपिकल मेरिस्टम यहां हुआ करती थी, अब ये ग्रो करती 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 सेल डिवाइड करती करती ऐड होती होती वहां पहुंच गई, और यहाँ पे थोड़ी सी मेरिस्टेमेटिक सेल को छोड़ के, और लीफ जो यहाँ से अराइज हुआ था वो भी यहाँ पे बच गया। तो अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि नोड से अराइज हो रहा है लीफ, नहीं, नोड पे डेवलप हो रहा है, हर नोड पे मिलेगा लीफ। लीफ की वजह से ही नोड यहाँ पे रह गई है स्टेम में। ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है जो बच गया, क्योंकि इससे जो लीफ बना था उस लीफ के साथ थोड़ी सी मेरिस्टम बची रह गई, और बस वही नोड का रूप ले गई है। और अभी इसी नोड से बड भी अराइज हो सकती है, और आगे चल के ये स्टेम की ब्रांच भी बना लेती हैं, फ्लावर भी बना लेती हैं। वो बात हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लीफ की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लीफ का ओरिजिन तो हुआ है एपिकल मेरिस्टम से। और लीफ डेवलप कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्टेम की नोड पे। स्टेम नोड पे डेवलप मिलेंगे, हर नोड पे डेवलप मिलेंगे लीफ। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि जो स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट है, तो यंग वाला जो लीफ है सबसे ऊपर मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एक्रोपीटल। एक्रो का मतलब ही क्या होता है, सब टर्मिनल, कि टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रो। और पीटल वर्ड यहाँ पे है यंग लीफ के लिए, कि जो लीफ का यंग पार्ट है या यंगेस्ट लीफ है वो कहाँ मिलेगा, हमेशा एक्रोपीटल पोजीशन पे, यानी कि सब टर्मिनल पोजीशन पे। तो अक्सर लीफ का आपको एक्रोपीटल अरेंजमेंट मिलेगा। कोई भी पौधा देख लेना आप, उसमें मैच्योर लीफ नीचे मिलेंगे बेस के पास, और यंग लीफ टर्मिनल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के, सब टर्मिनल पोजीशन कहेंगे, उस पे मिलेगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि अक्सर लीफ का अरेंजमेंट आपको स्टेम पे कैसा मिलेगा, एक्रोपीटल टाइप का मिलेगा। तो एक तो हम बात करेंगे लीफ का ओरिजिन, तो एपिकल मेरिस्टम से हुआ है, और लीफ डेवलप कहाँ होते हैं स्टेम की,
नोड पे। अब थोड़ा सा लीफ के बारे में जान लेते हैं कि जो लीफ के टाइप्स की बात करें तो दो तरह के लीफ होते हैं, एक होते हैं सिंपल लीफ और एक होते हैं कंपाउंड लीफ। ये सब इवोल्यूशन से हुआ है ऐसा। सिंपल लीफ तो आप देखोगे इस तरह के होते हैं, ये लीफ का पीटियोल होता है, ये पीटियोल ही आगे एक्सटेंड हो गया है, ये मिड रिब के तौर पे जाना जाता है, मिड रिब बीच में है बिल्कुल, और ये पूरा फ्लैट पोर्शन जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, इसको बोलते हैं लीफ लैमिना। और पीटियोल के पीछे वाला हिस्सा जो अक्सर स्टेम से अटैच होता है उसको बोलते हैं लीफ का बेस। तो अगर देखें हर लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, स्टाक के तौर पे पीटियोल और लीफ लेमिना, और लीफ लेमिना के बीचों बीच बिल्कुल पीटियोल का एक्सटेंशन जिसको मिड रिब बोलते हैं। इसी मिड रिब से ऐसे वेन्स अराइज होती हैं, वेन और वेनलेट्स, ब्रांचेज भी इनमें से अराइज हो रही हैं। इस तरह से जो लीफ देखते हैं वो होता है सिंपल लीफ। तीनों पार्ट मिलेंगे, लीफ बेस, पीटियोल और लीफ लेमिना। कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनमें पीटियोल नहीं होता, उनको सेसाइल लीफ बोलते हैं। बिना पीटियोल वाले लीफ को सेसाइल लीफ बोला जाता है। हाँ, लीफ बेस जो होता है ये वेरी करता है। कुछ प्लांटों का लीफ बेस स्वेलिंग वाला होता है, स्वेलिंग होती है यहाँ पे लीफ बेस पे, स्वोलन पार्ट होता है लीफ बेस का, उसको बोलते हैं पल्वीनस। तो अक्सर ये डाइकोट प्लांटों में देखने को मिलता है, जैसे पी वगैरह या और भी बहुत सारे डाइकोट प्लांट हैं, उनके लीफ में पल्वीनस पाया जाता है, स्वोलन लीफ पार्ट। लीफ बेस कैसा होता है, स्वोलन, उसी को पल्वीनस बोलते हैं। कुछ जो लीफ बेस होते हैं उन्हीं लीफ बेस से अराइज होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेयर में अराइज होते हैं, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्मॉल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल लीफ के बेस से भी अराइज होते हैं कुछ लीफ में। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, पेयर में अराइज होते हैं, इनको स्टिप्यूल बोलते हैं। तो कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनमें स्टिप्यूल पाए जाते हैं, उनको स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं, जिनमें ये स्टिप्यूल पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जिनमें ये स्टिप्यूल नहीं होते, तो उनको हम बोल देते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ या नॉन स्टिपुलेटेड लीफ। तो इस तरह से थोड़ी सी हमें इनके बारे में जानकारी रखनी होगी कि लीफ का अगर सोलन बेस है तो उसको बोलते हैं पल्वीनस, और कुछ डाइकोट प्लांटों के लीफ में ही पाया जाता है। चलो ठीक है, ये तो हमने जानकारी ले ली, लेकिन जरूरी नहीं कि मोनोकोट लीफ जो है उनका भी लीफ बेस ऐसा ही हो, स्वोलन टाइप का। उनका तो स्टेम की नोड से ऐसे लिपटा रहता है, इंटरनोड वाले हिस्से पे भी लिपटा रहता है। जैसे आप गन्ने के अंदर देखते हो, ये नोड है कि नोड, ये यहां से लीफ लिपटा रहेगा, यहां से नोड से डेवलप होता है लीफ, और पूरी इंटरनोड वाले हिस्से को या आधा इंटरनोड वाले हिस्से पे लिपटा रहेगा लीफ पूरी तरह से। इस तरह से पूरा लिपटा रहता है स्टेम से, तो पूरा सीथ बना लेता है, पूरा कवर करता है स्टेम को काफी दूरी तक। तो इसको बोलते हैं लीफ बेस, जो होता है लीफ सीथ के तौर पे मिलता है मोनोकोट में। क्योंकि आप देखोगे ये अब इस तरह से मोनोकोट का लीफ आगे चला जाता है, लेकिन यहाँ चिपकता हुआ स्टेम से लिपटा हुआ और फिर आगे। तो इस तरह का भी लीफ बेस होता है जिसको बोलते हैं लीफ सीथ। और ये लीफ सीथ तो कहाँ मिलेगा, मोनोकोट के अंदर ही दिखता है, लेकिन डाइकोट में अक्सर आप देखोगे लीफ बेस कैसा होता है, स्वोलन यानी कि पल्वीनस टाइप का। चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हम वापिस टाइप पे आ जाते हैं। तो कुछ लीफ होते हैं सिंपल टाइप के, जैसे ये। अब इनको सिंपल कैसे बोला है कि इस लीफ में जो लीफ लेमिना है, इसके जो मार्जिन है
इन मार्जिन में इंसीजन होता है, अंदर की तरफ ये कटे हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं कटे हुए कि मिड रिब तक पहुंच जाए कटिंग, उतने नहीं कटे हुए, थोड़े बहुत कटे हुए हैं और मिड रिब तक नहीं पहुंचे हुए और ना ही यहाँ पे पीटियोल के एंड तक। लेकिन अगर यही लीफ का इंसीजन, मान लो एक लीफ और बना रहे हैं, और इसमें हम देखें कि इसमें इंसीजन ऐसे मिड रिब तक चला गया, कटिंग मिड रिब तक पहुंच गई, कई कटिंग पहुंच गई, ऐसी कटिंग होके इस कटिंग को क्या बोलते हैं, इंसीजन। अंदर की तरफ कटिंग हो गई है और ऐसे पहुंच गई है मिड रिब तक। तो इससे क्या होगा, इससे ये छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे। कैसे, जैसे ये टुकड़ा है इस तरह से मॉडिफाई होके और ये नीचे वाला टुकड़ा इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। अब अगला टुकड़ा, और इस तरह का लीफ मॉडिफाई होके बन जाएगा। ये क्यों बना है कि जो मार्जिन में या लीफ लेमिना में इंसीजन कहां तक हो गया, अप टू मिड रिब, और अप टू मिड रिब होने की वजह से छोटे छोटे लिफलेट अरेंज हो गए हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या बन गए हैं, लिफलेट। ये पूरा एक ही लीफ है। अब पूरे इस लीफ को हम कंपाउंड लीफ का नाम देते हैं। इसका क्या फायदा है, इसका बहुत फायदा है। आप देखोगे कि सिंपल लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो स्टोमेटा ज्यादा होंगे, वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो ये प्लांट का, ये किन प्लांटों में मिलेगा, जहां पे पानी की कमी नहीं होगी उनमें सिंपल लीफ मिलेंगे। लेकिन जहां पे डेजर्ट एरिया की बात करें तो आप देख लेना, वहां पे लगभग जितने भी प्लांट या झाड़ियां मिलती हैं किसी डेजर्ट वगैरह में, उनके लीफ कैसे मिलेंगे, कंपाउंड लीफ। उनमें ये इंसीजन हजारों साल इवोल्यूशन के दौरान आते चले गए और उनमें ये बड़ी सी एडेप्टेशन हुई, बदलाव आया। ये एडेप्टेशन ही सिंपल लीफ को क्या बना देती है, कंपाउंड लीफ। और इसमें कंपाउंड लीफ में जो मिडरिब थी, अब वो क्या कहलाएगी, अब ये मिडरिब क्या कहलाएगी, रेकिस कहलाएगी। अब इसको मिडरिब नहीं बोलेंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़े लीफ के, छोटे छोटे लीफ क्या कहलाएंगे, लीफलेट। और हमें भूलना नहीं है ये कंपाउंड लीफ है। और कैसा कंपाउंड लीफ है, हमारे कान के पिन्नों जैसा दिख रहा है, जैसे ईयर पिन्ने जैसे दिख रहे हैं, दो दो पिन्ने होते हैं ना, तो इनको हम बोल देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन एक और तरीका है कंपाउंड लीफ बनने का। कैसे भाई, मान लो ये सिंपल लीफ है और ये इसका पीटियोल है, पीटियोल का ये बेस है। तो इस बार ऐसा है कि कुछ लीफ में इंसीजन पीटियोल तक हो जाता है, मिडरिप तक नहीं, पीटियोल तक भी हो जाता है इंसीजन कटिंग। अगर पीटियोल की टिप तक इंसीजन होगा तो ये लीफ कैसे बनेंगे, ये तो वही पीटियोल है और इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं लीफ के, इस तरह से। ये भी कंपाउंड लीफ है लेकिन ये हमारी पाम की तरह है। तो इस तरह के लीफ को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ तो बहुत फेमस है, आपने नीम के अंदर देखा होगा, अजाडी रस्टा इंडिका बोलते हैं नीम को। और इस तरह के जो पामेटली कंपाउंड लीफ है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है सिल्क कॉटन ट्री। हमने बताया भी था बोम्बैक्स, अगर बोम्बिक्स है तो सिल्क वर्म को बोलते हैं, और बोम्बैक्स है तो सिल्क कॉटन ट्री। तो उनमें पामेटली कंपाउंड लीफ मिलते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल ले लिया नीम का, तो उसमें क्या मिलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो सिंपल लीफ है वो मीजोफिटिक एडेप्टेशन में पाए जाते हैं, यानी कि पानी ना कम होता है ना ज्यादा, बीच का होता है। और
ज्यादातर कंपाउंड लीफ उन प्लांटों में पाए जाते हैं जो जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, बिल्कुल ड्राई एरिया में। तो वहां पे इस तरह के प्लांट ही सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें छोटे छोटे लिफलेट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सरफेस एरिया कम होगा, वाटर लॉस के चांस भी कम हो जाते हैं। तो ये एक अडेप्टेशन थी प्लांटों में जो जरूरत के हिसाब से बनी। लेकिन आज हम मॉर्फोलॉजी में वो नहीं देख रहे हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि प्लांटों को जब हम देखते हैं तो प्लांटों में दो तरह के लीफ दिखते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो हमें पता होना चाहिए, सिंपल लीफ वो होते हैं जिनका इंसीजर मिडरिब या पीटियोल तक नहीं पहुंचा होता है। ऐसे लीफ जिनमें मार्जिन का इंसीजन पीटियोल तक या मिडरिब तक नहीं पहुंचे, वो तो सिंपल है। और जिनमें पीटियोल या मिडरिब तक इंसीजन पहुंच गया तो डेफिनेटली वो कंपाउंड लीफ हो गए हैं। अगर मिडरिब तक पहुंचेगा इंसीजन तो पामेटली पिनेटली कंपाउंड लीफ बनेंगे। और अगर पीटियोल तक पहुंचेगा इंसीजन तो डेफिनेटली पामेटली कंपाउंड लीफ बनेंगे। तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि दो तरह के लीफ पाए जाते हैं। लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लीफ पीटियोल और लीफ लेमिना। अब जो लीफ लेमिना होते हैं, लीफ लेमिना में जो मिडरिब होती है और मिडरिब से जो ब्रांच निकलती है जिनको वेन्स और उनसे भी ब्रांच निकल रही है वेनलेट्स होती हैं। अक्सर हम इन वेन्स लीफ लेमिना के अंदर इन वेन्स की अरेंजमेंट को देखते हैं और इसी अरेंजमेंट की स्टडी को बोलते हैं वेनेसन। और वेनेसन दो तरह की होती है। अगर इस तरह से पूरी वेन्स जो होती हैं पूरा जाल बना लेती हैं कहां पे, लीफ लेमिना में, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन। और ये मिलती है भाई डाइकोट प्लांटों के लीफ में। तो ये एक पहचान हो जाती है। कई बार हम लीफ को देख के ही बता देते हैं कि ये डाइकोट प्लांट का लीफ है, क्योंकि उनकी ये वेनेसन पूरा नेटवर्क सा बनाती हैं। तो डाइकोट प्लांट है तो कैसी वेनेसन दिखाएगा? रेटिकुलेट। लेकिन कुछ लीफ ऐसे भी होते हैं जिनमें मिडरिब है सेंटर में और उसके बिल्कुल पैरेलल वेनलेट्स, वेन्स और वेनलेट्स, सभी वेनलेट्स कैसे रन कर रही हैं? पैरेलल रन कर रही हैं। तो ऐसी वेनिसन को बोलते हैं पैरेलल वेनिसन। और ये आपको कहां मिलेगी? ये मोनोकोट का पहचान है। तो मोनोकोट के लीफ में पैरेलल वेनिसन पाई जाती है और डाइकोट के लीफ में रेटिकुलेट वेनिसन पाई जाती है। अब बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो, ये तो लीफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता चली, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, एपिकल मेरिस्टम से, और स्टेम के किस हिस्से पे डेवलप होते हैं, नोड वाले हिस्से पे। अब बात करते हैं लीफ की अरेंजमेंट और उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। देखो, फाइलो का मतलब ही लीफ होता है, कहीं पे भी आ जाए। और टैक्सी लिया गया है, टैक्सिस से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमी में बताया था। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट आप किसी भी रूल या, देखो, ऑर्डरली अरेंजमेंट को तो बोलते हैं टैक्सिस, ऑर्डरली अरेंजमेंट। और अगर किसी रूल या लॉ के अकॉर्डिंग की जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नोमी। लेकिन हमें यहाँ पे नोमी वर्ड यूज नहीं किया है, हमने देखा है फाइलोटैक्सी यूज किया है। तो फाइलो लीफ के लिए, टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डर में अरेंजमेंट, यानी कि लीफ का ऑर्डर में अरेंजमेंट भी स्टडी किया जाता है, जिसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो अक्सर जब हम देखते हैं प्लांटों में फाइलोटैक्सी तीन तरह की मिलेगी आपको। जितने भी प्लांट है दुनिया भर में, उनमें लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पे तीन तरीके से मिल सकता है। एक तो ऐसे मिलेगा भाई, ये स्टेम है और स्टेम की ये नोड है, तो हर नोड से एक लीफ, हर नोड से एक ही लीफ अराइज होता हुआ नजर आए।
तो आप देखोगे स्टेम की हर एक नोड से एक लीफ डेवलप हो रहा है बस। तो ऐसी अरेंजमेंट अगर आपको दिखेगी तो ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और भाई बहुत सारे प्लांटों में आपको यही दिखेगी, 90% प्लांटों में इसी तरह की अरेंजमेंट दिखेगी। चाहे आप सरसों का देख लो, मस्टर्ड का प्लांट देख लो, आप सनफ्लावर का देख लो, चाइना रोज का प्लांट देख लो, ये तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। नहीं तो आप दुनिया भर के प्लांट देखोगे, लगभग सभी में ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखेगी। कि मतलब ये है कि प्लांट की हर एक नोड से एक लीफ अराइज हो, तो वो क्या होती है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी देखे तो मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, ये आप रख सकते हो, और भी आप प्लांट कह सकते हो, बहुत सारे प्लांटों में ये पाई जाती है। लेकिन आप देखोगे कई जगह ऐसे भी हैं प्लांट कि जहां पे स्टेम्स की जो नोड होती हैं, स्टेम की नोड से एक नहीं दो लीफ राइज हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको अल्टरनेट नहीं कहेंगे। अगर किसी भी स्टेम से एक नोड से दो दो लीफ डेवलप हो रहे हैं एक नोड पे, तो इस तरह की अरेंजमेंट को, लीफ की अरेंजमेंट को कौन सी फाइलोटैक्सी का नाम दिया जाता है, अपोजिट। क्योंकि आप देखोगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं। यहाँ पे तो अल्टरनेट था, एक लीफ इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक नोड पे एक ही लीफ था अल्टरनेटली। और ये भी इसलिए ताकि अच्छे से सब लीफ को धूप मिल सके, इसलिए ये अल्टरनेटली अरेंज भी होते हैं। और एक नोड से एक ही लीफ होगा तभी अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। लेकिन अगर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगा, जब जब एक नोड से दो लीफ डेवलप होते हैं, तो आपको कैसी फाइलोटैक्सी नजर आएगी, अपोजिट। हाँ, अपोजिट फाइलोटैक्सी में ऐसे भी मिलेंगे एक दूसरे को बिल्कुल सभी एक ही लाइन में, और ऐसे भी हो सकते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे दो लीफ इधर है, वो अगली उस पे दो लीफ इधर मिलेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे भी आपको लीफ मिल सकते हैं। अगर ये ऐसे एक दूसरे को ढके हुए हैं तो ये सुपरपोज्ड है, अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। और अगर ये एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री के, मान लो दो लीफ इधर है, दो लीफ इधर है, दो लीफ इधर है, ऐसे, फिर दो इधर आ गए, फिर दो इधर आ गए, तो वो डेकुसेट टाइप की अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। ये मिलती कहाँ है, तो बड़े फेमस एग्जाम्पल है, आपने इस तरह के देखे तो होंगे, अमरूद का पौधा देखा होगा, प्लांट देखा होगा, उसमें ये अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है, गवावा में। और आपने आक्टे का पौधा भी देखा होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसमें तो बहुत अच्छे से दिखती है ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो आक्टा का जो पौधा होता है उसमें कैसी फाइलोटैक्सी पाई जाती है, अपोजिट। और गवावा में भी अपोजिट फाइलोटैक्सी। फिर हम आ जाते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम की नोड से दो नहीं दो से ज्यादा लीफ अराइज होते हैं। इस तरह से पूरी व्हर्ल बना लेते हैं, हर नोड पे दो से ज्यादा लीफ डेवलप होते हैं। तो ऐसे प्लांटों में तो भाई पूरी व्हर्ल बन जाती है गोलाई में। तो इस तरह की फाइलोटैक्सी को हम व्हर्ल्ड फाइलोटैक्सी के नाम से ही जानते हैं।
और इसके एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल एलस्टोनिया होता है, एनसीईआरटी ने दिया है, और पुरानी एनसीईआरटी में नीरियम भी हुआ करता था। कनेर का पौधा होता है, उसमें भी मिलता है। एलस्टोनिया एग्जाम्पल है, इसके अलावा नीरियम भी, जिसमें वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पाई जाती है। तो अक्सर फाइलोटैक्सी से क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, एग्जाम्पल हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन। तो ऑफ कोर्स प्लांटों में लीफ कहाँ कहाँ मॉडिफाई करते हैं। कुछ प्लांटों में, जैसे हम कोई प्लांट देखते हैं, उनमें लीफ की जगह पे मान लो यहाँ पे तो लीफ आ गया, यहाँ पे भी लीफ आ गया, यहाँ पे लीफ, लेकिन यहाँ पे इस लीफ की जगह पे ऐसे टेंड्रिल आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि नोड से अराइज हो रहा है, बिल्कुल लीफ वाली पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे ये लीफ टेंड्रिल है। क्योंकि ये जो टेंड्रिल है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्टेम से भी मॉडिफाई होके बनता है। लेकिन जो यहाँ पे लीफ टेंड्रिल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मटर में पाया जाता है। जबकि स्टेम का टेंड्रिल हम स्टेम पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे, वो कुकुम्बर वाली फैमिली में भी पाया जाता है, और भी जगह पे मिलता है। तो विटिस विनिफेरा, जो ग्रेप्स की बेल होती है ना, अंगूर की बेल, वहां पे भी मिलता है, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन टेंड्रिल जो होते हैं लीफ से भी मॉडिफाई होते हैं, जैसे मटर के अंदर देख सकते हो आप। तो एक मॉडिफिकेशन तो ये होता है। दूसरा बहुत फेमस मॉडिफिकेशन है, और वो क्या है कि जो लीफ है उसका जो पीटियोल होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। किसमें? फाइलोड में। अब ये क्या है भाई? तो जो मॉडिफिकेशन का नाम है फाइलोड। मान लो एक प्लांट है, ये उसका बेस है, ये उसका पीटियोल है, और ये उसका लीफ है, लेमिना। ये बेस, ये पीटियोल, ये उसका लेमिना है। अब क्योंकि लीफ लेमिना पे ही स्टोमेटा मिलते हैं, और मान लो ये प्लांट कैसा है, जीरोफिटिक प्लांट है, ड्राई एरिया में पाया जाता है, तो इसमें क्या हुआ, इस प्लांट ने इन स्टोमेटा से लॉस होने वाले वाटर को बचाने के लिए कुछ बदलाव किया है, मॉडिफिकेशन। और क्या की कि ये जो लीफ लेमिना है, ये बहुत छोटा बना लिया, और छोटी जिंदगी बना दी, शॉर्ट लिव्ड बना दिया, और बहुत छोटा साइज। कैसे भाई? ये पीटियोल और ये आपका छोटा सा लीफ हो गया, ये लीफ लेमिना, और ये भी खत्म हो जाता है जल्दी। फिर आप कहोगे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? लीफ लेमिना ही खत्म हो गया स्टोमेटा से बचने के लिए, तो फिर क्या बचेगा? तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो है, ये जो पीटियोल बचा है ये काम करेगा, क्योंकि पीटियोल में स्टोमेटा नहीं होंगे, और पीटियोल फ्लैट हो जाएगा लीफ लेमिना की तरह, और ग्रीन हो जाएगा। और जो ये वाला हिस्सा बचा था सूखा हुआ, या छोटा सा लीफ लेमिना, ये छोटा सा बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं फाइलोड। और ये जो है, आप देखोगे बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। बस इसका ये फायदा है कि इसमें स्टोमेटा नहीं है, वाटर लॉस नहीं होगा, और जीरोफिटिक प्लांटों में इस तरह की एडेप्टेशन होती है। जैसे एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं इसके, एक तरह से ऑस्ट्रेलियन कीकर है ये, और उनमें आपको दिखेगा ये लीफ, तो आप कहोगे इसकी तो पीटियोल ही नहीं है, सेसाइल लीफ बोल दे बच्चे कई बार। नहीं, अरे पीटियोल तो है, पीटियोल ही मॉडिफाई होके लीफ लेमिना जैसी होगी। लीफ लेमिना तो बहुत छोटा या खत्म हो चुका है, तो ये भी एक लीफ के पार्ट की ही मॉडिफिकेशन है। तो इस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? फाइलोड का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांटों में लीफ कांटों में तब्दील हो जाता है, लीफ से बने कांटों को बोलते हैं स्पाइन। कैसे? जैसे मान लो ये प्लांट है,
ये उसकी स्टेम है और ये उसके लीफ है, नोड से डेवलप हो रहे हैं। अब मान लो ये जीरोफिटिक एरिया का प्लांट है, ड्राई एरिया का है, तो ये कैसे मॉडिफाई कर सकता है? लीफ को खत्म करना पड़ेगा इसको कुछ। तो ये जो इंटरनोड थी स्टेम की, ये फ्लैट हो जाएंगी लीफ जैसी, यानी कि और ग्रीन हो जाएंगी इंटरनोड और फ्लैट हो जाएंगी, और ये लीफ लीफ इनके कांटे बन गए। तो ये लीफ क्या है, मॉडिफाई होके स्पाइन बन गए हैं। हाँ, ये तो फिर अपुंसिया जो होता है उसमें देखा जाता है। तो अपुंसिया में दोनों की मॉडिफिकेशन पढ़ी जाती है, स्टेम की मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल तो हम अपुंसिया के अंदर लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो भी स्पाइन के तौर पे। ऐसे और भी कई लीफ होते हैं प्लांटों के, कटे फटे लीफ होते हैं और उनमें ऐसे कांटे से बन जाते हैं, इस तरह के कांटे, इस तरह के लीफ होते हैं। जैसे अर्जीमोना प्लांट होता है, अर्जीमोना मैक्सिकाना, उसके लीफ में कांटे बन जाते हैं मार्जिन से, तो ये भी स्पाइन कहलाएंगे। ये प्लांट बड़ा फेमस है भाई, ये बिल्कुल सरसों के सीड जैसे इनके सीड होते हैं। एक बार इनकी मिलावट कर दी गई थी सरसों के सीड में, और आप जानते हो इससे कुकिंग ऑयल बनता है, तो उससे काफी लोगों की डेथ हुई थी, 95 के आसपास की बात है। तब से इसको सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। तो अक्सर पूछा भी जाता है जीके में भी कि कौन से प्लांट का जो है अडल्ट्रेशन किया गया था मस्टर्ड के साथ, तो वो यही प्लांट है अर्जीमोना मैक्सिकाना। तो इसमें भी ये स्पाइन पाए जाते हैं, जवास, ये जो कटेली बोलते हैं इसको लोकल भाषा में, कटेली। तो इसमें भी हम कह सकते हैं स्पाइन पाए जाते हैं। ध्यान देना, स्पाइन लीफ की मॉडिफिकेशन है, ना कि ये जो स्टेम बिल्कुल लीफ जैसी हो गई। तो ये तो फाइलोक्लेडोड होता है। फाइलो का मतलब लीफ, क्लेडोड का मतलब स्टेम की ब्रांच, कि भाई जो स्टेम की ब्रांच है लीफ जैसी हो गई। तो ये तो हम आगे हम स्टेम की मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे आगे। अपुंसिया ही एग्जाम्पल होगा जब हम स्टेम पढ़ेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। फाइलोक्लेडोड भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल तो हम लीफ पढ़ रहे हैं, और लीफ की मॉडिफिकेशन में हमने ट्रेंड्रिल पढ़े, फाइलोड पढ़ा, स्पाइन पढ़ा, और कुछ फ्लैसी लीफ भी होते हैं। फ्लैसी लीफ जिनमें जो एडिबल होते हैं, खाए जाते हैं, जिनमें फूड स्टोर होता है, जैसे हम ऑनियन या गार्लिक के अंदर जो खाते हैं, तो जो बल्ब होता है वो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ऑनियन या गार्लिक। आप देखोगे ऑनियन के अंदर बिल्कुल सेंटर में स्टेम होती है, और इसके स्टेम को कवर करने वाले कोसेंट्रिक लीफ होते हैं, जो पूरे सेंटर से ही कवर कर रहे हैं उसको। तो यही कोसेंट्रिक लीफ जो होते हैं फूड स्टोर करते हैं, फ्लैशी होते हैं। तो एक ये भी मॉडिफिकेशन है कि लीफ अक्सर जो होते हैं वो फूड स्टोर करने के लिए भी मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे गार्लिक या ओनियन के अंदर हम ये एग्जांपल रख सकते हैं फ्लैशी लीफ का। तो ये पार्ट था, हमने डिस्कस किया रूट और लीफ, उनके कुछ खास कैरेक्टर और उनकी मॉडिफिकेशन।